नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आप लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। आज भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। इस घोषणा के साथ ही नितिन नवीन नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। साथ ही नितिन नवीन ने झंडेवाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की विशेष निगरानी आज से शुरू होगी, जिसकी देखरेख खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेश गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा यानी 14 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हो रहे विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन आज सरकार, उद्योग जगत, सामाजिक संगठन और शिक्षा क्षेत्र के दुनिया भर के दिग्गज वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में आज एआई और अन्य उन्नत तकनीकी संघर्ष की प्रकृति कैसे बदल रही है और आधुनिक सेनाएं युद्ध में कैसे शामिल होती हैं जैसे विषयों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। आज यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, सत्या नडेला, चीन के वाइस प्रीमियर हे फेंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई दिग्गज विभिन्न सत्रों में संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 14.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें, हस्ताक्षर किए गए 19 समझौता ज्ञापनों में से अलग अलग क्षेत्रों में 15 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समझौते राज्य के विकसित महाराष्ट्र 2047 की परिकल्पना और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोका कोला और एंटेरो एनर्जी जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें संचालन बढ़ाने और आपूर्ति मजबूत करने पर चर्चा हुई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की संक्षिप्त भारत यात्रा के दौरान कई अहम द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बड़े फैसले हुए। पीएम मोदी के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। पीएम आवास पर हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंक के सभी रूपों को और अभिव्यक्तियों की निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत दौरे को लेकर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए दावोस दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावोस में ओमान के उप प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार डॉक्टर सईद मोहम्मद अहमद अल साकरी से मुलाकात की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि चर्चा सौर पैनल, इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन के निर्माण और निर्यात के अवसरों पर संयुक्त सहयोग पर केंद्रित रही। अमेरिकी सेनेटर स्टीव डेंस और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कॉर्ट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से दोबारा मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा कर मुलाकात को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने लिखा कि अपने अच्छे दोस्तों से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। बैठक में हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विचारों का सार्थक आदान प्रदान हुआ। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड दोनों ही देशों ने आतंकवाद का सामना किया है। चुनाव आयोग पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सम्मेलन 21 से 23 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होगा। चुनाव आयोग दुनिया भर में ईएमबी के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ईएमबी के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेगा। आज राज्यसभा अध्यक्ष कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता की समीक्षा पर आगे की चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हरिजन सेवक संघ द्वारा आयोजित महादेव देसाई लाइब्रेरी और रीडिंग रूम के विस्तारित कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एसके पचौरी द्वारा लिखित द चेलिस ऑफ एम्ब्रोसियो पुस्तक विमोचन समारोह में भी मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एकल आपातकालीन नंबर की घोषणा करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने 112 को राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर घोषित किया है और इसी के अनुरूप दिल्ली सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सीआईएसएफ वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 28 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में वेस्ट कोस्ट चरण की शुरुआत गुजरात से होगी, वहीं ईस्ट कोस्ट चरण की शुरुआत पश्चिम बंगाल की हल्दिया से होगी। दोनों चरणों में सीआईएसएफ की 65 महिला कर्मी हिस्सा लेंगी। भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस परेड कैंप और कर्तव्य पथ के पीछे की तैयारियों का एक वीडियो साझा किया है, जहां हर कदम, हर मार्च, हर कमांड देश के गौरव और एकता को समर्पित है। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड को ऐतिहासिक और सर्वसमावेशी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खास पहल की है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े करीब 10,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इन अतिथियों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मान देने और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया है। सबरीमला में होने सोने की चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 3 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुल 21 ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छापेमारी की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई यात्री किरायों में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा है कि हवाई किरायों में होने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुदर्शनी 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायंश 26 पर रवाना होगा। ये जहाज 22,000 समुद्री मील अधिक की दूरी तय करेगा और इस दौरान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों का दौरा करेगा। आईटीबीपी मुख्यालय में आयोजित एक औपचारिक समारोह में आईपीएस शत्रुजीत कपूर ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र सीडॉट को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। मुरादाबाद नगर निगम ने रक्षा मंत्रालय के सहयोग से त्रिशूल डिफेंस म्यूजियम बनाया है, जिसमें सशस्त्र बलों की बहादुरी का जीवंत अनुभव देखने के लिए एडवांस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। भोपाल के भारत भवन में 16 से 24 जनवरी तक महाभारत समागम आयोजित है। 9 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में नाट्य, नृत्य, कठपुतली प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के जरिए महाभारत के युद्ध और शांति संदेश को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने वर्षों से अटकी परियोजनाओं को नई दिशा दी है। बिहार का पटना गंगा रेल सह सड़क पुल जेपी सेतु इसका सशक्त उदाहरण है, जिसने उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़कर विकास को रफ्तार दी। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया प्रगति प्लेटफॉर्म देश के वर्षों से अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई गति दे रहा है। ओडिशा की हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन इसका एक अहम उदाहरण है, जो दशकों की देरी के बाद प्रगति समीक्षा के जरिए जमीन पर उतर सका। इस रेल लाइन के चालू होने से पारादीप पोर्ट की माल ढुलाई की क्षमता बढ़ी है, रेल नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है और ओडिशा की औद्योगिक और समुद्री अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। तमिलनाडु के मानुलपेटे में थिरुनेल्वेली नदी महोत्सव के दौरान हीलियम सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई और करीब 18 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की आशंका भी जताई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। वहीं आज सुबह आगरा में काफी घना कोहरा देखा गया और दृश्यता 100 मीटर तक की थी, जिसमें बाद में सुधार हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी बजट। यह वर्ष 2000 के बाद पहली बार होगा जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया जाएगा। बीएसई और एनएसई के अनुसार आम बजट 2026 के मद्देनजर भारतीय शेयर बाजार रविवार यानी 1 फरवरी को खुलेगा। एक्सचेंजों के अनुसार इस दिन कारोबार सामान्य समय पर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान संजय मल्होत्रा ने संचालन के उच्च स्तर और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर सतत निगरानी बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। शहरी सहकारी बैंकों को गवर्नेंस और एसेट क्वालिटी सुधारने के निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में IIT दिल्ली, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ग्रिड इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऊर्जा क्षेत्र में विनियमन से जुड़े मामलों को देखेगा। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2024-25 में देश के सभी डिस्कॉम में कुल मिलाकर 2,700 करोड़ रुपए का मुनाफा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी बजट सत्र में विद्युत अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि यह कार्य मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में निर्मित इलेक्ट्रिफिकेशन ढांचे के उपयोग से परियोजना को गति मिल रही है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी मजबूत कर रहा है। भारतीय रेलवे ने मौनी अमावस्या के अवसर पर 244 विशेष रेलगाड़ियां चलाईं। इनमें 4,50,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। इस दौरान रेलवे ने 3 से 18 जनवरी के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाईं। रेल मंत्रालय ने बताया कि प्रयागराज में त्योहार के दौरान यात्रियों के लिए 40 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं और इसमें लगभग 1 लाख यात्रियों ने यात्रा की। सरकारी ई-मार्केट प्लस जैम और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भागीदारी बढ़ाने और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार रबी फसलों के तहत बुआई का कुल क्षेत्रफल 20.88 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 652.33 लाख हेक्टेयर हुआ है। भारत सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक में महत्वपूर्ण ढील दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 5 लाख टन गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति दी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अपनी 2030 प्लान के अंतर्गत करीब 30,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें नया स्मेल्टर और 1080 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट शामिल है। साल 2025 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने पहली बार 4.15 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बना, जो 5 साल पहले 7वें स्थान पर था। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण स्मार्टफोन है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि $30 अरब PLI स्कीम से होने वाले स्मार्टफोन एक्सपोर्ट से आया। वहीं भारत के शीर्ष 10 एक्सपोर्ट कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $392 मिलियन बढ़कर $687 बिलियन हुआ।
वहीं गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $1.56 बिलियन बढ़कर $112.83 बिलियन हो गई, जबकि FCA $1.12 बिलियन घटकर $550.86 बिलियन रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2025 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। यह अनुमान पहले की तुलना में 0.7% अधिक है। IMF ने कहा कि भारत उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास का एक प्रमुख इंजन बना रहेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2015 में अप्रैल से नवंबर के बीच कुल बीमा प्रीमियम आय 17% बढ़कर 10.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 14% और जीवन बीमा के लिए कारोबार में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2025 में आंकड़ा सुधरा है। मूडीज का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बीमा उत्पाद आम लोगों के लिए ज्यादा आसान हुआ है। साथ ही सरकारी बीमा कंपनियों के विलय, निजीकरण और FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किए जाने से इस सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। वैश्विक अस्थिरता के कारण चांदी में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है, जिसमें कीमतें पहली बार 3 लाख प्रति किलो के पार निकल गई हैं। साथ ही सोना भी 1,900 रुपये उछलकर 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है। फिलीपींस में हाल ही में आए भीषण तूफान के बाद भारत ने 30 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है। सामग्री लेकर भारतीय विमान C-17 फिलीपींस के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की राहत सामग्री, आवश्यक दवाएं और भीष्म ट्यूब भेजे गए। अफगानिस्तान के काबुल में विस्फोट होने से 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जन अन्य लोग घायल हो गए। घटना में एक चीनी नागरिक और 6 अफगान नागरिक मारे गए। इस्लामिक स्टेट नामक सशस्त्र समूह ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। साइट इंटेलिजेंस ग्रुप के अनुसार ये एक आत्मघाती हमला था, जिसका निशाना चीनी नागरिक थे। रविवार रात दक्षिण स्पेन में हुए रेल हादसे में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस हादसे के बाद 43 लोग लापता बताए गए हैं। स्पेन में 2013 के बाद यह सबसे बड़ा रेल हादसा था। इस हादसे में मृतकों की पहचान अब DNA सैंपल से की जा रही है। वहीं एक्सीडेंट के बाद इस ट्रैक पर रेल सेवा पूरी तरीके से बाधित है। लगभग 200 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ट्रेन हादसे के बाद 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। साथ ही इस हादसे के कारणों की जांच भी पूरी पारदर्शिता से करने की बात कही गई है। अमेरिका के मिशिगन राज्य में भारी बर्फबारी के कारण इंटरस्टेट 196 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस दौरान ग्रैंड रैपिड्स के पास 100 से अधिक वाहन, जिनमें 30 से ज्यादा बड़े ट्रक शामिल थे, आपस में टकरा गए। पुलिस ने सुरक्षा के कारण सड़क के दोनों ओर यातायात बंद कर दिया है। हादसे में कई लोग चोटिल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। अमेरिकी पुलिस के अनुसार फंसे हुए लोगों को बसों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं सफाई दुर्घटना हटाने में कई घंटे लगने की संभावना है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने नोबल और बायोबियो क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली जंगल की आग को लेकर आपातकालीन बैठक की। इस भीषण आग से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 34 जगहों पर लगी जंगल की आग को बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान के कराची में एक बड़े शॉपिंग मॉल में आग लगने से मरने वालों की अगर बात की जाए तो मृत्यु का आंकड़ा 26 हो गया है। वहीं 80 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। मोजाम्बिक में लगातार बारिश के कारण बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहीं सड़कों, पुल और स्वास्थ्य केंद्रों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार इस बाढ़ से 6,20,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। वहीं 72,000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की शुरुआत आज से लेह में होने जा रही है। इन खेलों में 1,000 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का सिलसिला जारी है। कल वडोदरा में खेले गए मैच में आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को 61 रन से मात दी। ये WPL में आरसीबी की लगातार 5वीं जीत है। विमेंस प्रीमियर लीग में आज से होने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक सिर्फ एक मैच जीत सकी है और अंक तालिका में सबसे नीचे है।
सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ शुरुआत की है। जोकोविच ने पहले दौर के मैच में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज को शिकस्त दी। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच की 100वीं जीत रही। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दूसरी वरीयता प्राप्त श्वांतेक ने पहले दौर के मैच में चीन की युई युआन को हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में गॉफ को राखिमोवा को हराया। पुरुष एकल वर्ग में छठी वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनार ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में मिनार ने मैकडोनाल्ड को मात दी। पुरुष एकल वर्ग में 11वीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में मेदवेदेव ने नीदरलैंड्स के डी जोंग को हराया। पुरुष एकल वर्ग में 12वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में रूट ने इटली के मार्को बेलुची को हराया। महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त अमांडा अनिसिमोवा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में अनिसिमोवा ने स्विट्जरलैंड की बॉल्टन को हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त मीरा आंद्रीवा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर के मैच में आंद्रीवा ने क्रोएशिया के डोना वेकिच को मात दी। यूएफए चैंपियनशिप लीग के ग्रुप मैच में आज पेरिस सेंट जर्मन का सामना स्पोर्टिंग लिस्बन से होगा। पीएसजी 4 जीत 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ अंक तालिका में 13वें स्थान पर है। चैंपियंस लीग में आज मोनाको का सामना रियल मैड्रिड से होगा। इस मैच में मोनाको के सामने रियल मैड्रिड के स्टार किलियन एम्बाप्पे होंगे, जो कि मोनाको के ही एकेडमी से निकले हैं। रिकॉर्ड पंगाबार की यूरोपियन चैंपियन रियल मैड्रिड का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। स्पेनिश सुपर कप में बार्सिलोना के खिलाफ हार के बाद रियल मैड्रिड ने कोच जाबी अलोंसो को हटा दिया था। इसके बाद वे कोपा डेल रे से भी बाहर हो गए। चैंपियंस लीग में आज टॉटनहेम हॉटस्पर का सामना बोरुसिया डॉर्टमंड से होगा। टॉटनहेम खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है और इस मैच के लिए मैनेजर के पास सिर्फ 11 खिलाड़ी ही पूरी तरीके से फिट हैं। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।